हेलो एवरीवन। आज हम सब लोग बात करेंगे एटम की जर्नी के बारे में। एटम्स जर्नी। सो टुडेस टॉपिक इज एटम जर्नी, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग स्टोरी। यस, द स्टोरी ऑफ एटम इज वेरी बिग बट वी डिस्कस इन ब्रीफ। सो वंस अपॉन अ टाइम, हमारे ही एक इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम था महर्षि कुंडल। महर्षि कुंडल ने अराउंड 500 BC के अराउंड एक बात कही थी और वो बात कुछ ऐसी थी। उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ को, हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं और इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं, तो किसी भी मैटर या किसी भी पदार्थ को अगर आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कट करते चले जाएंगे तो एक स्टेट आएगी जब वो डिवाइड होना खत्म हो जाएगा और वहाँ उस चीज को हम बोलेंगे परमाणु, मतलब सबसे छोटी चीज जिसे और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं की जा सकती। उसी सेम एरा में ग्रीक के भी कुछ फिलोसोफर थे जिनका नाम हम आज बहुत अच्छे से जानते हैं, डेमोक्रिटस और यूसिपस ने। ये कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कहा था कि जब मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो कैसे टाइम आएगा जब हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंचेंगे जहां पर फर्दर उसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और उन्होंने उस सबसे छोटी एंटिटी को नाम दिया था एटम। एटम मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, तो ऐसी एटम की जर्नी की शुरुआत होती है। बाद में जिन्हें आज हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, एनाटोमी एंड लवॉइसर, उन्होंने केमिकल साइंसेस की फाउंडेशन रखी। कैसे? एक रूल एस्टैब्लिश करके। वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम टू रूल्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे बाद में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या था कि जितना रिएक्टेंट है उसमें जितना मास है, एक्चुअली में प्रोडक्ट का मास भी उतना ही बनेगा। और बाद में हमने इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के नाम से किया क्योंकि प्रोडक्ट में एनर्जी भी काउंट होती है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज द सेकंड लॉ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक ऐसा लॉ था जिसमें सिंपली ये कहा गया कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो कुछ नई चीज क्रिएट करते हैं और जो भी चीज क्रिएट होगी वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही हमेशा क्रिएट होगी। तो एटम का सबसे पहला मॉडल जो हमारे पास आया था वो दिया था सर जॉन डाल्टन। इन्हें हम जॉन डाल्टन मॉडल के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1803 में इस मॉडल सीरीज की शुरुआत की। इन्होंने बेसिकली क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो वाटर होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट डिफरेंट तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में अमोनिया लेट्स से कोई गैस है, वो अलग टेम्परेचर पे अलग तरह से घुलेगी, अलग टेम्परेचर पे अलग तरह से घुलेगी और डिफरेंट प्रोपोर्शन में उसमें मिक्स होगी। और अगर कोई और गैस है तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोपोर्शन में उसमें मिक्स होती है। तो उन्होंने इतनी सारी ऑब्जर्वेशन के बाद और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करने के बाद अपना एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो सब कंपोज्ड ऑफ एटम है, सब एटम से मिलकर बने हैं। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, मतलब सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के सभी एटम सेम होंगे, कार्बन के सभी एटम सेम होंगे और नाइट्रोजन के एटम से कार्बन के एटम डिफरेंट होंगे। उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो हार्ड है, वो डेंस है और वो स्मॉलेस्ट है, और वो स्मॉलेस्ट इनविजिबल और इनडिवाइजिबल पार्टिकल है। फिर उन्होंने कहा था कि जितने भी कंपाउंड हैं वो सभी एटम से मिलकर बने हैं लेकिन एक डेफिनेट रेशियो में, और जितने भी डेफिनेट रेशियो में मिलकर बने हैं तो डेफिनेट कॉम्बिनेशन में मिलकर वो एक डेफिनेट एटम कंपाउंड को क्रिएट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो भी है वो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का। तो इनका ये मॉडल था जो कि बहुत सिंपल सा मॉडल था जिसमें उन्होंने एटम को हार्ड और डेंस बोला था। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स के साइन भी दिए थे। जो सबसे पहले साइन वाले एलिमेंट्स के दिए गए थे वो सर जॉन डाल्टन द्वारा ही दिए गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ टाइम बाद जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होना शुरू हुई तब हमें ये पता चला कि एटम सबसे छोटी आइडेंटिटी नहीं है, उसके बीच में भी बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आया कहाँ से? एटम बहुत छोटा है ये हम मानते हैं, और कितना छोटा है, इवन आप अगर सैंड का एक ग्रेन लोगे, इन सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल जो सबसे छोटा एक ही पार्टिकल होता है, तो उसका जो आप
अगर उसका साइज देखेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर्स होता है। तो सैंड का जो एक पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁻4 मीटर्स होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन के एक एटम का साइज देखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना छोटा। सो सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ ये दिमाग में ख्याल आया क्यों सब एटॉमिक पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे कि मान लिया नाइट्रोजन के एटम और कार्बन के एटम डिफरेंट होते हैं, पर क्यों? एटम अगर आपने बोला कि सॉलिड स्फीयर है तो स्फीयर तो सभी सेम होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट क्यों होते हैं? कोई तो क्वेश्चन कुछ तो होगा इसके बीच में, इसके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जो इनको डिफरेंट बनाता है। इसके बाद मैटर अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो क्यों? अगर दो रोड या दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, क्यों? इसी से शुरू हुई डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल थे, बाद में और भी सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया गया। बेसिकली 1850s में क्या शुरू हुआ था? 1850s में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल या कुछ नया रेज। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फैराडे के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि ग्लास ट्यूब ली। ये सेटअप कैनाल रे के लिए है, ऐसे ही कुछ सेटअप था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड उल्टी डायरेक्शन में थे। तो उन्होंने ग्लास ट्यूब ली, उसमें दो थिन पीसेस थे इलेक्ट्रोड्स के। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज थी, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज थी। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। तो कैथोड और एनोड के बीच में उन्होंने उनको सील कर दिया ग्लास के अंदर, और जो वो इलेक्ट्रोड्स थी उसमें से बैटरी से करंट पास करवाया। बैटरी से जब उन्होंने लो प्रेशर पे करंट पास करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि एनोड पे जाके कुछ रेस हिट कर रही हैं। तो इसका मतलब कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से शुरू हो रहे हैं, एनोड तक जा रहे हैं। फिर जब उन्होंने एनोड में एक छोटा सा खाली किया और एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक रेज का कुछ एक डीप ब्राइट सा सपोर्ट बन रहा है। वाइट से जो स्पॉट बन रहा है, तो उन्होंने ये पहचान लिया कि कुछ ऐसी रेस हैं जो कैथोड से शुरू हो रही है और एनोड तक जा रही हैं, और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। और जब इनके प्रॉपर्टीज़ को फर्दर स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं। फिर इन्होंने इसको नाम दिया कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जब उसके बाद जब ई गोल्डस्टीन ने 1886 में कैनाल रे को डिस्कवर किया, कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से, बट इसमें बैटरी को हाई वोल्टेज जनरेटर से बैटरी दी गई थी और लो प्रेशर पे कुछ ऐसे ही थे, लेकिन एनोड्स उल्टी डायरेक्शन में थे। क्या तो ई गोल्डस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 में जब कैनाल रेज को डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। लेकिन ये डिपेंड करती थी नेचर ऑफ द गैस, मीन्स द नेचर ऑफ द गैस जो इसमें फिल की हुई है। बेसिकली ये रेड ग्लो आया था कैथोड के ऊपर, जिससे हमें पता चला था कि कुछ ऐसी रेज हैं जो यहाँ से एनोड से ट्रेवल करती हैं और कैथोड तक जाती हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। और ये 1919 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने 19th सेंचुरी के शुरू में हुआ था, अब वो 20th सेंचुरी तक आ गया है और एटम की फर्दर डिस्कवरी में सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो रही है। बाद में 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी करी थी, जो कि हमारा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उन्हें हमने इलेक्ट्रॉन कहा, और फिर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे उन्हें हमने प्रोटॉन कहा। इसके बाद जे थॉमसन मॉडल आता है। जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था अपनी इस डिस्कवरी के लिए। इन्होंने क्या किया था कि एटम को कहा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जैसे वाटरमेलन से, या हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जैसे पीस ऑफ केक की तरह जिसमें जो चेरीज होती हैं, या फिर वाटरमेलन में ये जो बीच हैं जिन्हें सीड्स बोलते हैं ब्लैक कलर के, ये इलेक्ट्रॉन्स है और बाकी जो भी है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ऐसे उन्होंने कहा था। और ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सेम होता है, सेम मीन्स क्वांटिटी में सेम होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और हमारे पास जो एटम बचता है उसमें कोई चार्ज एक्चुअली में नहीं बचता। पर ये मॉडल
मैं ये नहीं कहूँगी कि फेलियर था, क्योंकि यही शुरुआत थी, यहीं से शुरुआत होना शुरू हुई थी और धीरे धीरे फर्दर बाय द टाइम हम लोग नेक्स्ट और फर्दर फर्दर एडवांस होते गए। तो ये और साइंटिस्ट के मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर नेक्स्ट मॉडल आया जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। इसे हम किसी सेपरेट वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन बेसिकली इसमें एक लैग बॉक्स था जिसमें कोई सब्सटेंस रखा हुआ था और ऐसे गोल्ड फॉइल पे इन्होंने अल्फा रेस को पास करवाया था, और अल्फा रेस को पास करवाया तो मैक्सिमम जब उसमें से पास हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, बहुत कम रिफ्लेक्ट हुई, और बहुत ही कोई एक आध बहुत ज्यादा क्वांटिटी में से एक आध कोई थी जो एग्जैक्टली बिल्कुल वापस आ गई। तो इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए, इन्होंने कहा कि एटम जो है वो मोस्टली एम्पटी, मतलब उसके बीच में मोस्टली पार्ट जो खाली है और वो पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज की आइडेंटिटी है, पर वो बहुत ही छोटे से स्पेस में स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो उन्होंने कहा कि मोस्टली वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी और कहीं सेंटर में होगा, क्या पॉजिटिवली चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसी सेंटर में जाके कॉन्सेंट्रेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन से ये सब कुछ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा क्यों बोला, क्योंकि बहुत कम अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो बहुत कम रेज एग्जैक्टली वापस आई थी। तो जो रेज रिफ्लेक्ट हुई थी एग्जैक्टली वापस आई थी वो बहुत ही कम थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है और वो कहीं बीच में जाके कॉन्सेंट्रेट हुई। लेकिन इस मॉडल के भी कुछ फेलियर्स थे। सबसे बड़ा फेलियर इस मॉडल का ये था कि ये बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल क्यों है। अब आप देखिए, अब जब भी कोई एक्सेलरेशन में कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो कहीं भी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, जहां भी एक्सेलरेशन हो रही है तो कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, वो क्या करेगा, कभी ना कभी उसकी एनर्जी खत्म होगी, और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। अब आप सोचिए एटम कितना छोटा है, और एटम में इलेक्ट्रॉन उससे भी ज्यादा छोटा, उसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वो चार्ज है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी तो एनर्जी कम होगी, तो वो इतना अनस्टेबल होना चाहिए एटम को, लेकिन वी नो एटम इज क्वाइट स्टेबल। इस बात को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इस बात को एक्सप्लेन किया बोहर मॉडल। बोहर्स मॉडल ने क्या कहा, बोहर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था, एक्चुअली उन्होंने हमें क्लासिकल से क्वांटम की तरफ भेज दी, उन्होंने क्वांटम वर्ल्ड के रास्ते ओपन कर दिए। उन्होंने क्या कहा, ये वर्ड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर हर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते, कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, कुछ डिस्क्रीट घर है इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड एन एटम, वहीं पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व किया जाएगा। और जब रिवॉल्व करेगा, मतलब जब इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उस टाइम पे ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसा है कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज करता है तो सन के अराउंड अर्थ भी तो घूम रही है, उसकी एनर्जी क्यों नहीं लूज होती। तो वो अर्थ जो है वो एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं यही सोचती थी कि अर्थ क्यों नहीं गिरती। इसके बाद टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बोहर ने, मैंने जैसे आपको बताया कि बोहर नाम के साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने अपनी बातों से ये बता दिया कि डिस्क्रीट मतलब एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ इशारा कर दिया जो क्वांटम वर्ल्ड है। क्वांटम वर्ल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कोई लालची नहीं है, यहाँ पर सर्टेन एनर्जी लेवल से, सर्टेन एनर्जी लेवल में जितनी एनर्जी जिस पार्टिकल को चाहिए होती है वो उतनी लेता है। अगर किसी को 161 जूल की एनर्जी चाहिए तो उतनी लेगा, 162 आएगी तो भी नहीं लेगा, 160 आएगी तो भी नहीं लेगा, इनके अपने उसूल है। इसलिए क्वांटम वर्ल्ड की तरफ जाने का काम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों से हुआ। वो हुआ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बारे में हम फर्दर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डी ब्रोगली नाम की ये जो साइंटिस्ट थे जो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में बताया। इन्होंने कहा था कि नेचर लव सिमेट्री, तो हर जगह सिमेट्री होनी चाहिए। एक फ्रेंच साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने 1924 में प्रपोज किया कि रेडिएशन है या मैटर है, कुछ भी है, उसका डुअल बिहेवियर है, मतलब बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो जब भी कोई भी मैटर है या कुछ भी है
जैसे इलेक्ट्रॉन है, हम फोटोन को बोलते हैं कि फोटोन में मोमेंटम भी है, वेवलेंथ भी है, इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि जब भी मैटर मूविंग स्टेट में है तो उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हो सकती नहीं होंगी, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने ऐसा कहा था। इन्होंने बेसिकली डिफ्रैक्शन करवाई थी, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स के बाद इन्होंने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है। तो वेव भी पार्टिकल, वेव की तरह भी वो बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी वो बिहेव करता है। तो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी जिसमें ये लैम्डा है, मतलब ये वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ तो होगी, अगर कोई वेव है तो उसकी कोई वेवलेंथ होनी चाहिए, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव बोल दिया। और ये है हमारा h, जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये है किसी भी चीज़ का मास, जिसके बारे में भी आप जिसकी वेवलेंथ आप निकालेंगे, और ये है वेलोसिटी। तो डुअल बिहेवियर से के बाद आया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हम फर्दर किसी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन एटम को हमने क्लासिकल से क्वांटम की तरफ पहुंचा दिया। मैंने पहले कहा था स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन ये बस एक छोटी सी शुरुआत है। और इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगी, नो मैटर हाउ बिग द नंबर इज, यू आर ऑलवेज क्लोज टू ज़ीरो, नॉट टू इन्फिनिटी। आप कितना भी जानिए कि इतना डीप ओशन है कि आप हमेशा ज़ीरो के करीब रहेंगे, आप कभी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज इट्स लॉट्स। थैंक यू।